इसी पर चर्चा करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर डीके गुप्ता जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना का खतरा देश पर मंडरा रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों का लापरवाह रवैया है या फिर जो लोग कह रहे हैं कि नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, बाहरी देशों से नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, इस वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? नजरिया है, लापरवाह जो व्यवहार है वही रिस्पॉन्सिबल है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से उसका हमने पालन नहीं किया, ना हमने हाथ धोने का ध्यान रखा, ना हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग है सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा, ना ही हमने खांसते छींकते समय चीजों का ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का नतीजा है और सारी इकोनॉमी की वजह से हमने सारा पूरा लॉकडाउन फुल खोल दिया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल चीजें चालू कर दी, लोगों ने भीड़ वाले इलाकों में दूरी बनाना खत्म कर दिया, मास्क पहनना बंद कर दिया। तो ये सब चीजें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल यही है। इवन जो आप कह रहे हो ना म्यूटेशन सच में रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नया जो म्यूटेशन है वो नया म्यूटेंट वायरस है, वो थोड़ा तेज फैल रहा है और उसकी वजह से ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन वो म्यूटेशन भी जरूरी होता है जब वायरस रेप्लिकेट करता है। तो अगर आपने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दिया तो वायरस रेप्लिकेट नहीं होगा और म्यूटेशन भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन होने के लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो इसलिए प्रिकॉशंस जो हमने रखे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, उसकी वजह से ट्रांसमिशन स्लो होता रहा धीरे धीरे होने की वजह से उसके अंदर म्यूटेशन भी डेवलप हुए और धीरे से जैसे ही वो एक लेवल पे ऊपर पहुंच गया तो उसका बम ब्लास्ट हो गया। वो बम ब्लास्ट देख रहे हैं हम बहुत सारे स्टेट्स में, जिलों में हो रहा है और धीरे धीरे दूसरे शहर भी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि अब एक बार ये लहर चालू हो गई है तो रोकना इतना आसान नहीं है, इस तरह को फ्लैटन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम सबको फिर चाहिए इस पर दोहरी मार करनी चाहिए। प्रिवेंशन मतलब वैक्सीनेशन को तेज करें, खूब तेजी से लगवाएं और साथ में प्रिकॉशन मीन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सही से पालन करें। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लोगों में लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन की बात की जाए, देखा गया है एम्स में कई जगहों पर जो कई डॉक्टर हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, जबकि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। तो क्या जो ये अलग अलग प्रारूप कोरोना का सामने आ रहा है वो जिम्मेदार हैं कि डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं? अगर ऐसे में तेजी के साथ डॉक्टर्स को जिस तरीके से कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो फिर आंकड़े आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीन का रोल क्या है। कोविड वैक्सीन का रोल ये है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं रखता, मतलब कि इन्फेक्शन होगा आपको इससे नहीं बचाता है, वो सिर्फ बचाता है कि इन्फेक्शन के बाद जो बीमारी होगी वो ना हो, अगर बीमारी होती भी है तो खतरनाक ना हो, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ना हो और डेथ ना हो। तो वैक्सीन जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन, डेथ और बीमारी की सीवियरिटी मतलब भयानकता को रोकती है, ना कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन को, ना कि इन्फेक्शन फैलने से। तो इसलिए डॉक्टर इसलिए हो रहा है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है और देखा गया देश के बहुत सारे संक्रमण हो रहा है, वो लोग हाई रिस्क लोग हैं। हम सबको जान बचाने के लिए मरीजों को बहुत क्लोज जाना पड़ता है, बहुत बार CPR करना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो रही, किसी को गले में नली डालनी पड़ती है, इंटूबेट करना पड़ता है, हमें कभी बार नेबुलाइज करना पड़ रहा होता है, क्लोजली चेक करना पड़ता है, चेस्ट को देखना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है। खासकर जो इमरजेंसी पेशेंट आ रहे होते हैं वो पता नहीं होते कि संक्रमित है या नॉन संक्रमित है। तो बहुत सारे मरीज भी ध्यान नहीं रखते हैं, इवन हम लोग भी जब ध्यान रखते हैं, जो हम लोग जिस समय PPE किट नहीं पहन पा रहे होते, PPE किट पहने भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लूप होल रहता है जिसकी वजह से वायरस जो है हमारी बॉडी के भी अंदर एंटर कर सकता है। हम जनरल पब्लिक से कई 100 गुना ज्यादा खतरे में होते हैं। जैसे अगर बात करें बॉर्डर पे जो सैनिक होता है उसका खतरा और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके खतरे में बहुत डिफरेंस होता है, वही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो इसीलिए डॉक्टर ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा क्राइटेरिया नहीं दिख रहा है, इंडिकेशन अच्छा नहीं है। जब डॉक्टर्स और नर्सेज संक्रमित होने लगेंगे इसका मतलब है बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। लोग बार बार, जबकि डॉक्टर्स और नर्सेज की बात की जाए तो वो किस तरीके से प्रिकॉशन यूज करते हैं, कितना ज्यादा, ये भी हम सभी जानते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो फिर और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है कोरोना की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमें चाहिए डॉक्टर्स को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल की जो गाइडलाइंस है उनको बिल्कुल जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो मरीज आ रहा है आपके यहाँ उसका हैंड हाइजीन है, उसका टेम्परेचर चेक करना, उसको थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फीवर है, कफ है, कोल्ड है, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट है, बॉडी एक मैलेज है, तो ऐसे कोई जो ILI सिम्टम बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, अगर ऐसे कोई लोग आ रहे तो उनको फीवर क्लिनिक में सेपरेट बिल्डिंग में देखना चाहिए। और जो फीवर क्लिनिक में हो उसके बाद पूरे प्रिकॉशंस होना चाहिए, 95 मास्क लेके
टॉवल से लेके कैप से लेके और क्या नाम है जो ग्लव्स हैं वो सब पहन के और पीपीई पहन के इनको चेक करना चाहिए। अगर कोई डाउटफुल लगता है, कोई सस्पेक्ट लगता है तो तुरंत एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट करना चाहिए। तो पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन रखना चाहिए। तो अब जो पहले डिमार्केशन था पेशेंट के, हेल्दी पेशेंट में और सस्पेक्ट पेशेंट, वो डिमार्केशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इसकी वजह से ज्यादा मरीज जो है जो डॉक्टर्स को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। इन्फेक्शन कंट्रोल जो अस्पताल के अंदर जो सफाई व्यवस्था होती है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। कि सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% से बार बार पोछा लगाया जाता है। रेड, ग्रीन, येलो एरियाज बनाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी क्या है। और खास करके जो कोविड आइसोलेशन है, कोविड जहाँ मरीज का इलाज हो रहा है, फीवर क्लिनिक है, वो हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पे इन प्रोटोकॉल्स का और अच्छे से पालन करना चाहिए। इवन जो पोछा कैसे लगाते हैं, उसका क्या तरीका, कितनी बार लगाना चाहिए, वो जो बायोमेडिकल बेस्ट है वो कैसे मैनेज करना चाहिए जिससे संक्रमण ना फैले। तो इन सब चीजों को डॉक्टर्स को मिलकर दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, दोबारा उसको रीइंफोर्स करने की जरूरत है। हम सबको पता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, मरीज इतने सारे आ रहे हैं, उनमें ये पता करना कौन सा संक्रमित है कौन सा नहीं है, कौन सा आपको इन्फेक्शन दे सकता है, तो वो दिक्कत करता है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम उस समय कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो सस्पेक्ट हो चाहे पॉजिटिव हो। इसलिए ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस समय जनता को चाहिए कि अगर उनको बचना है तो डॉक्टरों को बचा के रखना पड़ेगा। और इसको तभी बचा सकते हैं डॉक्टरों को भी अपने, जब हम अपना संक्रमण अपने समुदाय में, कम्युनिटी में संक्रमण को रोक लें। अगर कम्युनिटी में नहीं रोक पाएंगे तो दिक्कत होगी। बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए, जिस तरीके से कई जगहों पर ये फैसला लिया गया है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात की जाए, जो अभी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, क्या लग रहा है आपको कि ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को रोक देना चाहिए? क्योंकि अगर बच्चे इसके चपेट में आ गए तेजी के साथ तो फिर स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल ठीक करें, बच्चे ऑलरेडी चपेट में आने लगे हैं। बहुत सारे युवा लोगों को, वयस्कों को इन्फेक्शन होने लगा तेजी से, और ये लोग सुपर स्प्रेडर भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक भी हो रहे हैं। और बच्चों में पहले हम देखते थे कॉम्प्लिकेशन कम थे, डेथ कम थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जो नया वायरस है स्ट्रेन है, तो ज्यादा तेज से फैल रहा है, ज्यादा बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। तो इसलिए बच्चों का हमें और ज्यादा ध्यान रखना है। उनको भी जो हमारे कोविड अप्रूव बिहेवियर उनकी ट्रेनिंग देनी है, उनको भी हैंड हाइजीन सिखाना है, कैसे हाथ धोते हैं, कैसे मास्क लगाते हैं। और उनको भी कोशिश करेंगे बच्चों को बाहर ना ले जाएं। इवन घर वाले भी जो बाहर से आ रहे हैं उनको बाहर कोई आइसोलेशन रूम बना के वहीं पे अपना नहाना धोना, हाथ मुंह धो के साफ करके तभी बच्चों से मिले, अदरवाइज ना मिले। तो इस तरह से हम बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात रहती है स्कूल परीक्षा की, कोई भी परीक्षा जहाँ पे बच्चों का फिजिकल जाना है, इवन ना बच्चों की बात ना करें, युवा को भी जाना पड़े, वो अभी मुझे लगता है कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। और चाहिए कि इस समय वर्चुअल चीजें करें, तो वर्चुअल करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, उसमें रिस्क नहीं रहेगा। या हम इसको और कोई संसाधन देख लें, इस तरह से हमको मैनेज कर सकते हैं। बट अगले कुछ महीने तक मुझे लगता है कि फिजिकल क्लासेस और फिजिकल परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चों में जिस तरीके से वायरस अब फैलने लगा है, ऐसे में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि पहले बड़े तो माने, जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो मास्क नहीं लगा रहे हैं सही तरीके से, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या उन लोगों में किस तरीके से जागरूकता लाई जाए? क्योंकि तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बावजूद इसके इस तरह की जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है, हम सबको पता है, जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं वो इतने डिसिप्लिन नहीं है, इतना कल्चर हमारा अच्छा नहीं है। चाहे वो हेल्थ के प्रति हो, चाहे वो इवन रोड ट्रैफिक के प्रति हो, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो उनको पिछले 7 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, तभी भी लोग नहीं मानते, उसमें जान जाती बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है हमें अभी जागरूकता की कमी है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, नेतागण हो, बुद्धिजीवी हो, धर्मगुरु हो, इंटेलेक्चुअल लोग हो, प्रशासन वाले लोग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, डॉक्टर्स हो, हम सबको मिलके, सोसाइटी के जितने भी अच्छे लोग हैं मिलकर एक लीडरशिप क्रिएट करनी चाहिए। एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम पालन नहीं करेंगे तो ये हम सब, खाली आपके लिए नहीं, जो बंदा एक व्यक्ति की बात करें, उसके आसपास 50-100 लोग और होते हैं जो उसके घर के क्लोज लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस या वर्क स्पेस के लोग होते हैं, उन सब की जान में खतरे में डाल सकते हैं। तो अगर जब तक हमें कड़ा संदेश बार बार नहीं देंगे और गाइडलाइंस को राज्य सरकार जब तक सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे जमीनी स्तर पे,
तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और इस समय चाहिए, जनता को भी चाहिए कि इस समय गाइडेंस चाहिए, कोई नेता को लीड एग्जाम्पल दिखा। नेता ही हमारे रैलियां कर रहे हैं, नेता ही भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, धर्मगुरु धर्म आयोजन कर रहे हैं, लोग जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या नर्स, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो रोल मॉडल हैं, जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम लोग अच्छा संदेश नहीं देंगे, तब तक चीजें सही से परकोलेट सोसाइटी में नहीं होंगी। और लोग भी, कॉमन मैन भी ये सोचता है कि जब डॉक्टर नहीं फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर इन्फेक्ट हो रहे हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, मुख्यमंत्री इन्फेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर इन्फेक्ट हो रहे हैं या दूसरे नेता कर रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश ठीक नहीं जा रहा है। इसलिए लोगों का भय खत्म होगा और शायद उसी का नतीजा है कि आप हम लोग सब लोग दोबारा एक विकराल परिस्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि नेताओं के जो कि रोल मॉडल होते हैं, जब वो इस तरीके से लापरवाह रवैया अपनाएंगे तो फिर कैसे आम जनता ये समझे कि हमें तो कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, लेकिन खुद इतनी रैलियां कर रहे हैं, उसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है, कैसे समझे जनता आखिर इस अंतर को? मैं वही कह रहा हूँ, अब जनता को चाहिए, जनता को दिखने लग गया है। कभी होता ना, कभी कभी जब जन आंदोलन होता है तो उसमें नेता की जरूरत नहीं पड़ती है। जागरूकता जब चाहिए होती है, जब कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं डाउट हो, कहीं संशय हो। अब डाउट नहीं है, अब सबको पता है महामारी बहुत बड़ी है, बहुत विकराल है, भले ही इसमें मृत्यु दर कम है लेकिन इतनी तेजी से फैलती है। अगर 1% लोगों को भी इसमें मृत्यु दर है और उनको भी मार दिया तो भी बहुत बड़ा नंबर होगा देश में। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए, ये इतनी आसान या इतनी सिंपल चीज नहीं है, इसको हमें लड़ना है, सबको इकट्ठा होना होगा, जनमानस को इकट्ठा होना होगा और बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ लड़ना है। लौटेंगे आपके पास डॉक्टर साहब। इस बीच बीजेपी नेता अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी टीवी 100 पर। धन्यवाद पूजा जी। अनिल जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है, 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी तेजी के साथ चल रही है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो अब सवाल उठा रहे हैं, वहीं कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि वैक्सीनेशन के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है उसमें छूट दी जाए। उसमें दिल्ली भी शामिल है और राजस्थान भी शामिल है। बताइए पूजा जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर गुप्ता जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जागरूकता की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ सरकारों को आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए जी। सरकारें जो है पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, और जब ये दवाई डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सब पर 3-3, 4-4, 5-5 दिन की दवाई है, किसी पे 2 दिन की, किसी पे 3 दिन की, किसी 4 दिन की, और जिन पर 3-4 दिन की दवाई वो ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। हम जनता को जागरूक भी करना है, जनता को संयम भी बरतना है, और सरकारें अगर पैनिक पैदा करेंगी तो निश्चित तौर पर सरकारों द्वारा किया गया पैनिक जो है वो स्थिति को कब्जे से बाहर करता है। अब सरकारें, अब मानो सपोज करो कि आप पैनिक करके दवाई नहीं है, महाराष्ट्र से पलायन शुरू हो गया, दिल्ली से पलायन शुरू हो गया, बाकी जगह से पलायन शुरू हो गया, तो निश्चित ये तो आपको देखना था ना, केंद्र में आपकी सरकार है, कई जगहों पर आपकी सरकार है, ये आपको देखना था कि पलायन रुके। पूजा जी मैं वही देखो, केंद्र में सरकार हमारी है लेकिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। मेरा, और जब मैं एक बात कह रहा हूं तो मैं कोई सरकार का बचाव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पैनिक पैदा नहीं करना चाहिए। और उसमें जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार पैनिक पैदा कर रही है, दिल्ली सरकार पैनिक पैदा कर रही है, तो उसको दवाई कम है वो प्रेस मीडिया में जाकर के दवाई कम कह करेगी, या सीधा प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, केंद्र सरकार से डिमांड करे, लिखा पत्र करे, उनसे मांगे, या उसको पब्लिक में पैनिक करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताना। मेरा मतलब इसको विषय को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से मास्क ना लगाने का 2,000 रुपए का चालान, मास्क ना लगाने का 2,000 का चालान है, लेकिन जिनको अधिकारी नहीं है, दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बना करके आप बंदर की तरीके से, चीते की तरीके से झपटते हैं, एक्सीडेंट का खतरा रहता है उसको, और मतलब खुद को मास्क लगाते नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक ने कार में किसने मास्क नहीं लगाया तो उसको फौरन वो चालान करते हैं, उसकी ब्लैकमेलिंग करते हैं। और लेकिन ये बात तो हाईकोर्ट ने मानी है ना कि अगर कार में आप अकेले हैं तो भी आपको लगाना होगा मास्क। मैं पूजा जी मैं ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो चालान काटने वाला है वो मास्क नहीं लगाता, उसको चालान का अधिकार नहीं है, तो किसी को भी वो बिना बातों फर्जी करके चालान करके लोगों को जो लूट रहे हैं, लोगों की जेब में से जबरदस्ती डाका डाल रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस तो आपके कंट्रोल में है ना?
हाँ जी, सॉरी, पुलिस तो आपके कंट्रोल में है ना दिल्ली में, फिर क्यों इस तरह की सख्ती नहीं बरती जा रही है? पूजा जी, पुलिस नहीं, सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर्स, मैं जो कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर्स, जिनको अधिकार ही नहीं है, और दिल्ली में कई जगह पर मारपीट भी हुई है इनकी आपस के अंदर, और आम जनता में सेल्फ डिफेंस वॉलंटियरों में। और सेल्फ डिफेंस जो वॉलंटियर्स जो हैं, वो दिल्ली सरकार ने बिना किसी अधिकार के उनको अधिकार दे दिए, जो कि कहीं भी कानून में उनको अधिकार नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि सरकारों को ये भी तय करना चाहिए कि जनता उनकी अपनी है, उनको जागरूक करें, उनकी मदद करें। आप 2-2 हजार का चालान काट करके जेब में पैसे रख करके कोरोना को नहीं रोक सकते। आप उनका 100-200 का चालान काटें, उनको मास्क दें, उनको सैनिटाइजेशन दें। ऐसा नहीं कर रही सरकार। और जब दिल्ली सरकार ऐसा नहीं करे तो यहाँ पर पूरी तरीके से अराजकता का माहौल बना हुआ है। मेरा कहने मतलब ये सरकार कोई भी हो, उसको जनता को सहयोग करना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, ना कि जनता को लूटना चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लूट मचा रखी है, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पैनिक पैदा करके लोगों को लोग निकलने शुरू हो गए, उनकी देखा थी कि दिल्ली में निकलने शुरू हो गए, और उनकी देखा थी कि और जगह भी निकलने शुरू हो गई। तो जब हम सब काम सरकारों पर डाल देंगे तो भी ये काम नहीं होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे फैक्ट्री ओनर है, उनके पास अगर 10 मजदूर है, 20 मजदूर हैं, तो उनको आश्वस्त करें कि भाई तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुमको अगर काम बंद होगा तो खाना पीना मिलेगा, आप गाँव मत जाओ। उनको वो 5-5, 10-10 मजदूरों को रोके अपने पास जो रोक सकते हैं। इसी तरीके से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी अपना फर्ज अदा करें। और सरकार, मैं जैसे दिल्ली सरकार को के लिए बार बार कह रहा हूँ, ये जो लूटने खसोटने की प्रक्रिया शुरू हुई है कि जनता को कोरोना का भय दिखा करके और उनसे पैसा लूटा जाए, उनकी जेब में डकैती डाली जाए, वो नंबर चाहे वो 2,000 रुपए लेकर लूटा जाए, चाहे उसकी जगह 500, 700, 1000, 1500 की रिश्वत लेकर के छोड़ा जाए, वो दोनों ही तरह गलत है। आज जो आम नागरिक है वो 1-1 रुपए को तरस रहा है, और आप 2-2 हजार का चालान काट करके या 1000, 1500 में कंप्रोमाइज करके फैसला करके जेब में। तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी क्यों नहीं की गई? ऐसा कोई जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया गया जिससे लोग जागरूक हो सकें, इस तरह की नौबत ही ना आए? सख्ती के बावजूद भी इतनी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 9000 से मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। पूजा जी मैं वही कह रहा हूँ कि जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। सरकारें जो हैं जो लूट खसोट कर रही हैं उसको तो करिए ना। किसने रोका है आपको? क्या दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि दिल्ली में आप जागरूकता अभियान नहीं चला सकते? बिल्कुल हमने तो चलाएंगे, और अभी हम जंतर मंतर कब चलाएंगे? 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं आज, कब चलाएंगे? पूजा जी आज ही अभी मैं जंतर मंतर से वहीं से आ रहा हूँ, इसी अभियान के तहत आ रहा हूँ। इसी अभियान के तहत हमने वाकायदे बिल्कुल प्रदर्शन करा है, और ये कहा है कि हम किसी भी चौक पर ये सोशल। राहुल गांधी कह रहे हैं निर्यात बंद कीजिए, वैक्सीन की निर्यात बंद होगी क्या? लूट खसोट नहीं करने देंगे, और निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है, आप लूट घसेट मत करने दीजिए। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सांसद भी है वायनाड से, उन्होंने ये कहा है कि सरकार को वैक्सीन जिसका निर्यात किया जा रहा है वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि खुद भारत में वैक्सीन की किल्लत हो रही है। तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश जहां आपकी सरकार है वहां भी कई सेंटर बंद हो चुके हैं वैक्सीनेशन के, और चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, कई ऐसे सेंटर है जहां पे बंद हो चुकी है। वैक्सीन की किल्लत है, लगातार मांग की जा रही तमाम राज्यों की तरफ से। तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार निर्यात बंद कर देगी? जिन देशों को वैक्सीन मुहैया करा रही है वो बंद हो जाएगा? पूजा जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख डोज वेस्ट करी है। अगर आप डोज वेस्ट करेंगे तो डोज शॉर्ट होंगी। आप डोज वेस्ट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वेस्ट कर दिया क्या डोज? हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डोज वेस्ट कर दिया। मैं जब अगर 5 लाख डोज वेस्ट होंगी तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ेगा ना जी। और हम कह रहे दवाई की कहीं कमी नहीं है, दवाई की कैसी बात कर रहे हैं आप? वाराणसी में बंद हो गए कई सेंटर, बाराबंकी में कई सेंटर बंद हो गए, आप कह रहे बंद ही नहीं हुआ। पूजा जी मैं ये कह रहा हूँ दवाई की कहीं कमी नहीं है। अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कहीं दवाई पहुंचने में लेट है तो उसको सुधारा जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकार, महाराष्ट्र तो सीधे तौर पर ये कह रही है कि हमें वैक्सीन कम दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है। 40 लाख से ज्यादा डोज उत्तर प्रदेश को दी गई, जबकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पर नहीं मिल रही है। पूजा जी देखो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी? महाराष्ट्र सरकार ने। 5 लाख डोज किसने बर्बाद करी? महाराष्ट्र सरकार ने।
जी। अब महाराष्ट्र सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती, उसे 5 लाख डोज वेस्ट क्यों करी? ठीक है। और उसके ऊपर भी 3-4 दिन का उस पर स्टॉक है, उसके ऊपर दवाई है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैनिक पैदा करने की कोशिश करें। दवाई की कमी नहीं है, दवाई की कमी का पैनिक पैदा किया जा रहा है। चलिए, दवाई की कमी ना सही, कम से कम रैलियों पर तो रोक लगा दीजिए। कितने मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में भी तेजी के साथ रैलियां हो रही हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है, और बार बार एक तरफ आप कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ मत कीजिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, और दूसरी तरफ रैलियां कर रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अनिल जी। काफी देर से डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर हाय तौबा मची हुई है, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, कई ऐसे सेंटर है जो कि बंद हो चुके हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, अभी हमारे पास 4 पॉइंट स्ट्रेटजी है, जिसको अगर हम लागू करें तो इसका कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं। जो सडनली इतनी बड़ी पीक आ गई है तो उसको फ्लैटन करना है, तो हमें कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी है, पहली स्ट्रेटजी कि हम प्रिकॉशन का ध्यान रखें, मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। सरकार, जो राज्य सरकार है, शक्ति उठाएं उसमें, और लोगों को जागरूकता अभियान चलाएं। हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेतागणों, सब लोगों को लीड बाय एग्जाम्पल करके दिखाना चाहिए। दूसरी बात है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीन से हो सकता है, तो वैक्सीन का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए, वैक्सीन की जो सेंटर्स है बढ़ाने चाहिए, और वैक्सीन के जो कैंप्स लगाने चाहिए, आउटरीच प्रोग्राम करने चाहिए। तभी पॉसिबल है कि हम इतनी बड़ी जनता को हम कम समय में इनॉकुलेट कर पाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त खाली वैक्सीन कैसे बढ़ेगी प्रोडक्शन, 2 कंपनियां हैं हमारे पास, वो अभी सफिशिएंट नहीं है कि हमारे 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए अगले 2-3 साल में भी इतने वैक्सीन बना पाए। तो जो बाहर की दूसरी कंपनियां, जिनको बहुत जगह अप्रूवल मिल चुका है, 13 ऐसी वैक्सीन है, फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक है, ऐसी अच्छी वैक्सीन है, उनको भी हमारी इंडियन मार्केट में उनको अलाउ करना चाहिए, उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, उनको इंपोर्ट मिलना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर देना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि जब तक हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज नहीं करेंगे, मांग तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी की गई है। जी, ये क्या बता रहे हैं? इसकी मांग दिल्ली सरकार की तरफ से भी की गई है। बिल्कुल, तो वो करेंगे तभी हम जाके इसको कर्टल कर पाएंगे। प्रिवेंशन और प्रिकॉशन 2 तरीके हो गए। तीसरी बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट की, हमें जान बचानी है, क्योंकि एकदम तो कंट्रोल होगा नहीं। तो जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी डायग्नोसिस को जल्दी करना है और जल्दी ट्रीटमेंट देना है, सो दैट उनकी जान बचाई जा सके। तो अर्ली डायग्नोसिस का तरीका यही कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए, आइसोलेशन करना चाहिए, और अर्ली ट्रीटमेंट देना चाहिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे उसको हमें फेविफ्लू देनी हो, रेमडेसिविर देनी हो, या हमें प्लाज्मा थेरेपी देनी हो, आईसीयू बेड चाहिए होंगे, L2 बेड चाहिए होंगे, स्टेरॉइड चाहिए होंगे, डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। तो जब तक हम इन दोनों पार्ट पे पैरेलली काम नहीं करेंगे, दोनों तरफ स्ट्राइक नहीं करेंगे, प्रिकॉशन ऑफ प्रिवेंशन और दूसरा अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, तब तक कर्व फ्लैटन नहीं होगा, तब तक नंबर बढ़ते जाएंगे। जिस दिन हमने दोनों चीजों पे अच्छे से प्रहार कर दिया, तो शायद उसका 15-20 दिन या महीने भर में असर आएगा और कर्व फ्लैटन होना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस समय यही प्रिकॉशंस मीन्स कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सख्ती से वो लागू हो, बातें ना हो, बातें बहुत हो गई हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को कई गुना तेज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाना हो, या दूसरी कंपनी में टाई अप करना हो, या जो ऑलरेडी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है इनको किसी को आउटसोर्स करना पड़े वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, इनकी लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज की क्षमता बढ़ानी पड़े, हमें मैन पावर चाहिए होगी, तो इसलिए प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, कॉर्पोरेट के साथ कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, आउटरीच प्रोग्राम करने पड़ेंगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम प्रिवेंशन और प्रिकॉशन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी जी, इस समय की थोड़ी सी कमी है कि RT-PCR टेस्ट के बावजूद भी कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं, ऐसे में उनके पास क्या रास्ता है, किस तरीके से ये समझा जाए? जब RT-PCR, जिस पर भरोसा जताया जा रहा था कि आप RT-PCR टेस्ट अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी जो है लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं जब सिटी स्कैन किया जा रहा है। देखिए, एक तो पहली बात, कोई भी टेस्ट 100% श्योर स्पेसिफिक सेंसिटिव नहीं होता, हर टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं। तो दूसरा होता है हमने टेस्ट को करा कैसे। पहली बात, ये सैंपल कैसे लिया है, सैंपल को गलत तो नहीं लिया है, सैंपल पूरा डीप लिया है, पूरा रोटेशन करनी हुई, फिर सैंपल को हमने कलेक्ट कैसे किया, वो कलेक्शन में तब मटेरियल था तो वायल थी, वो यानी कि लापरवाही इसमें भी हो सकती है। तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, उसकी प्रोसेसिंग, सैंपल की फिर रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट कहीं गलत तो नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट में इतने बड़ी
आपदा में चीजें गलतियां हो सकती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी के सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना जैसे हैं और उसकी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रही है तो उसको दोबारा RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। दूसरे टेस्ट पर जैसे छाती का CT स्कैन, HRCT बोलते हैं, वो करवाना चाहिए, तो दैट फॉर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुके और डायग्नोसिस कंफर्म हो चुके। तो ये चीजें बड़ी बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए।